कहाँ तक स्टडी किया था, अगर किसी को याद हो तो। क्वेश्चंस कर रहे थे, बट अभी मुझे थोड़ा एक दो चीज बताना है, फिर और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग बहुत सारे। तो मुझे जैसे याद आ रहा है, होमोजेनस हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम हो गया है। डिसोसिएशन कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट बता दिया था ना बच्चों, डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया था मुझे लगता है, डिसोसिएशन, राइट। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का भी कॉन्सेप्ट हो गया था। ओके ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट अगर हम सबने कर लिया है तो अब आगे बढ़ना चाहिए। वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के कॉन्सेप्ट से और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है जो कैलकुलेट किया जा सकते हैं, बट हम लोग के लिए हम लोगों ने जितना सीखा था वो काफी था, और चाहिए नहीं हम लोग को। अभी हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर थोड़ा देखेंगे ऑन इक्विलिब्रियम, थोड़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का भी पॉइंट देख लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या आता है। सो नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा वो हम लोग को देखना है थोड़ा बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, टेम्परेचर के चलते जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इफेक्ट होगा वो बेसिकली कैसे होता है और क्यों होता है उसके बारे में बताता हूँ। टेम्परेचर के चलते क्या होता है, आपका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट है और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट है, रेट में चेंज आता है। बेसिकली टेम्परेचर के चलते क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस के रेट में चेंज आता है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज के चलते क्या होगा, rate of the chemical reaction changes, rate of the chemical reaction changes, केमिकल रिएक्शन का रेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो टेम्परेचर के चलते क्या होने वाला है बच्चों, केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा बच्चों उसमें हम लोग को चेंज देखने के लिए मिलेगा। सो वी विल बी गोइंग टू फाइंड चेंज इन द रेट, ठीक है, ऑफ द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के रेट में चेंज हम लोग को ऑब्जर्व करने मिलेगा, देखने मिलेगा। ओके ना, अब जो रेट है, अब ये कैसे चेंज होता है, तो इसका रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में हम लोग सीखेंगे। R इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस्पा माइनस ई ए बाई आर टी, ऐसा रिलेशन है। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये केमिकल काइनेटिक्स में सीखना है बच्चों। दिस रिलेशन वी नीड टू लर्न इन, ठीक है। एक मिनट बच्चों, ना। तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ जो हम लोग को रेट में चेंज देखने मिल रहा है वो किस में देख रहा है, तो रेट यहाँ पे टेम्परेचर के चेंज के चलते रेट में चेंज होता है, रेट इस रिलेशन से चेंज होता है, इसको अर्नियस रिलेशन बोलते हैं। इसका डिटेल बच्चों हम लोग को अगले साल देखना है, अभी देखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे के होगा, आर नहीं होगा, के। तो रेट कांस्टेंट इस रिलेशन से चेंज होता है, राइट। तो हमको दिख रहा है कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, राइज हो सकता है या फॉल हो सकता है, उसका रेट में ऐसा चेंज हम लोग को देखने मिल सकता है। सो हम लोग को सिर्फ समझ, ये अभी इसको प्रूफ इसका नहीं देखना है बच्चों, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ जो टेम्परेचर का रिलेशन है उसका प्रूफ अभी हम लोग ने देखना है, दैट प्रूफ वी विल लर्न लैटर। वो प्रूफ जो है वो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी इस पे सर फोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग को क्या देख रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सो अभी हम लोग को वैन हॉफ इक्वेशन देखना है। what we need to understand is nothing but it is Van 't Hoff equation। हमको अभी Van 't Hoff इक्वेशन देखना है। नाउ व्हाट इज Van 't Hoff इक्वेशन, क्या स्टेट करता है, तो d ln kp बाई dt,
इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट बाई आर टी स्क्वायर। ये रिलेशन है वैन हॉफ इक्वेशन। एंड इस वैन हॉफ इक्वेशन से रिलेशन क्या आता है, log kp2 by kp1 is equals to delta h naught by 2.303 r into t2 minus t1 by t1 t2। तो अपने लिए ये डिफरेंशियल फॉर्म है इक्वेशन का और ये इंटीग्रल फॉर्म है। तो बच्चों आपको सिर्फ ये इक्वेशन लर्न करके रखना है, इसका प्रूफ नहीं है अपने को इस साल, अगले साल अपने को प्रूफ सीखना है इसका, इस साल अपने को ये प्रूफ नहीं है। अब ये kp2 kp1 क्या है, व्हाट इज दिस kp2 एंड व्हाट इज दिस kp1, ये उल्टा लिख दिए, यहाँ kp1 आएगा kp2 आएगा यहाँ। फिर से अब सही। तो kp2 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2, कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। एंड kp1 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। ठीक है, ये रिलेशन है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट तो बताइएगा, यहाँ पे किन्हीं को कोई डाउट हो तो बताइएगा। सर वो डिफरेंशियल फॉर्म में जो LHS है वो क्या है? डी लॉन केपी, लॉन लॉग बेस ही होता है ना, नेचुरल लॉग ना। हाँ नेचुरल लॉग, उसको लॉन बोलते हैं। अच्छा ठीक है सर। लॉन बोलते नहीं, लॉन ही बोलते हैं। ठीक है, एलन लॉग बेस ही। ठीक है, सो आई होप नाउ आपको कोई कष्ट कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर सबको? हाँ सर। ठीक, यहाँ तक अगर आप सबको क्लियर है, अच्छी तरह से समझा है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट, ये लिख लिया सबने, नोट डाउन हो गया? हाँ सर। यस सर। ठीक है, किसी का रह गया तो जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लो और इस रिलेशन को लर्न कर लो। दिस रिलेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको एकदम लाइटली नहीं लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है। सो हम लोग को ये यूज में आने वाला है। तो वो रिलेशन क्या लिखा है, k इज इक्वल्स टू a नॉट a o e? वो नहीं जरूरत है अभी, छोड़ दो छोड़ दो, इसको छोड़ दो। वो नहीं लिखना है ना? नहीं, ये इससे ये आया है, कैसे आया वो मैं सिखाऊंगा बाद में, उसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है। इससे वो ऑब्टेन उसी से हुआ है, बट कैसे ऑब्टेन हुआ है, किस तरह से ऑब्टेन हुआ है, वो सब कहानी हम लोग सिखाएंगे। आप उसके लिए ज्यादा चिंता, ज्यादा परेशानी नहीं है, हम लोग वो सर्टनली आपको सिखाएंगे। ठीक है, दैट वी विल बी लर्निंग पैटर्न। ठीक है, अभी उसके लिए हम लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, आई होप आप सबको यहाँ तक सब समझ में आ गया है, किन्हीं को कोई कष्ट कोई डाउट कोई परेशानी नहीं है। अगर होगा तो बताइएगा, नहीं तो हम लोग आगे जाते हैं, अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, रिलेशन पे बेस्ड आएंगे। टेम्परेचर T1 T2 दिया रहेगा, kp1 या kp2 में एक कोई वैल्यू दिया रहेगा, दूसरा निकालने बोलेगा। कोई स्पेशल क्वेश्चन इस पे नहीं आने वाला, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आने वाला बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा एच क्या है, सार्थक जोशी ने पूछा, मैं बताया शायद डेल्टा एच। अच्छा, पीछे डेल्टा एच नहीं बताएगा, एक मिनट। डेल्टा एच जो है इंथैल्पी है, हीट चेंज दिया रहेगा क्वेश्चन में। डेल्टा एच जो होता है वो इंथैल्पी होता है बेसिकली, दैट इज नथिंग बट इट इज हीट चेंज। जो भी चेंज ऑफ हीट हो रहा है उसको बताया जा रहा है। तो डेल्टा एच इज हीट चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को हीट चेंज को डिफाइन किया जा रहा है, हीट चेंज को बताया जा रहा है, नथिंग एल्स। ओके, क्लियर?
क्या अभी भी कोई डाउट है इसमें? क्लियर है सर। क्लियर, बहुत अच्छा। चलिए, ये अगर क्लियर हो गया है, अच्छी तरह से समझ गए तो फिर आगे की कहानी सुनते हैं। नेक्स्ट। यहाँ तक सब समझ में आ गया। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एप्लीकेशन क्या है? क्या हो सकता है बच्चों आपके हिसाब से? व्हाट विल बी द एप्लीकेशन? अगर मेरे से कोई पूछे एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए, तो क्या हो सकता है आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एप्लीकेशन क्या होगा? तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन होगा। ये हम लोग को एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का एक्सटेंट क्या होगा उसको बताने में हम लोग को हेल्प करता है। सो एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। क्या चीज हेल्प करता है? प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के एक्सटेंट को बताने में हम लोग को हेल्प करता है। सेकंड, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। दूसरा क्या चीज में हेल्प करता है? प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के डायरेक्शन को बताने में भी हेल्प करता है। थर्ड, कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। Third point is calculating the equilibrium concentrations. Equilibrium concentrations को बताने में भी हेल्प करता है ये। तो ये सारे काम करता है, ठीक है। प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितने दूरी तक जा सकता है उसको बताने में हेल्प करेगा। रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा लेकिन कितना फॉरवर्ड जाएगा उसको बताने में हेल्प करेगा। रिएक्शन के डायरेक्शन को बताने में हेल्प करेगा। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, कि क्या है उसका डायरेक्शन, वो समझने में हेल्प करेगा। साथ साथ में और क्या हेल्प करेगा? तो कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को समझने में हमको ये हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज ये क्या करने वाला है? हम लोग को हेल्प करने वाला है, बताने वाला। सो दीज थिंग्स ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन अस, ठीक है। अब कैसे बताएगा, क्या बताएगा, वो सारा चीज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला, predicting the extent of reaction. सर रिएक्शन के एक्सटेंट को कैसे बताएगा वो एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो मान लीजिए हमारा रिएक्शन है A plus BB undergoes equilibrium to form CC plus DD, ठीक है। अब हम लोगों ने उसके Kc का वैल्यू निकाला, राइट। व्हाट वी हैव फाउंड? वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ Kc, ठीक है। हम लोगों ने Kc का वैल्यू निकाला। Kc का वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻³ आ जाए, Kc का वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻³ आ जाए तो हमको पहला समझ जाना है ये केस 1। सो इसमें हमको क्या समझ जाना है? प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट्स ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट्स ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या करेगा? प्रीडोमिनेट करेगा ओवर रिएक्टेंट, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। लिखते जाइए बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग को साफ समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी होगा वो काफी ज्यादा होगा देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट। सेकंड केस। सर हाँ बोलिए। सर वो 10⁻³ क्या लिया है? हमने Kc का वैल्यू लिया है, किस? ठीक है। -3 नहीं होगा, +3 होगा। 10⁻+3 से ज्यादा हो जाए मतलब उसका वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 10⁻+3 से उसका वैल्यू क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए तो उसका वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगा, ऐसा हम लोग बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? Kc लेस देन 10⁻³ तो इसमें उल्टा हो जाएगा, रिएक्टेंट प्रीडोमिनेट्स ओवर प्रोडक्ट।
reactant predominates over product. चलो बच्चों जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। सर यहाँ पे भी +3 होना चाहिए ना? हाँ क्या बोले? सर यहाँ पे भी +3 होना चाहिए ना? नहीं, यहाँ पे +3 नहीं होना चाहिए, यहाँ रिएक्टेंट प्रीडोमिनेट कर रहा है। रिएक्टेंट प्रीडोमिनेट कब करेगा? जब केसी का वैल्यू काफी छोटा हो। जब केसी का वैल्यू काफी छोटा होगा तो उस केस में क्या होने वाला है? रिएक्टेंट प्रीडोमिनेट्स ओवर प्रोडक्ट। इन दैट केस यू विल फाइंड दैट रिएक्टेंट जो होगा वो प्रीडोमिनेट करेगा प्रोडक्ट को। ठीक है, समझ में आया? चलिए हाँ यहाँ तक क्लियर है आप सबको? तो अब अगला कहानी सुनते हैं। ना, और केसी इस रेंज में होगा तो क्या होगा? केसी जो है अगर इस रेंज में हो, किस रेंज में हो? तो केसी जो है हमारा 10⁻³ सर पॉज है क्या आपका स्क्रीन? हाँ 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 एक मिनट। हाँ सर, केसी जो हो 10⁻³ से 10⁻+3 के रेंज में हो। सो केसी इफ इट इज इन द रेंज ऑफ 10⁻³ to 10⁻+3, इस रेंज में हो तो क्या होगा? If it is in the range of 10⁻³ to 10⁻+3, then what is going to happen? वो हम लोग को देखना है। Then what will be the case? तो क्या होने वाला है? 10⁻³ से 10⁻+3 का केस हो केसी का, तो क्या हो सकता है वो एक बार समझ लेते हैं बच्चों। तो इस केस में हमारा दोनों का क्वांटिटी एप्रिशिएबल होगा। तो यहाँ क्या बोलेंगे? quantity of reactant and product is appreciable. Quantity of reactant and product is appreciable. ठीक है, quantity of reactant and product will be what? Appreciable. दोनों का क्वांटिटी, रिएक्टेंट का भी क्वांटिटी और प्रोडक्ट का क्वांटिटी, दोनों का क्वांटिटी कैसा होगा बच्चों? एप्रिशिएबल होगा इस केस में। ठीक है, सो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल हैव एप्रिशिएबल क्वांटिटीज, मतलब दोनों का क्वांटिटी ज्यादा होगा, मतलब किसी का भी कम नहीं किसी का भी ज्यादा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये एप्रिशिएबल क्वांटिटी ना। अब एक काम करेंगे, चाहे तो तीनों के कुछ कुछ एग्जांपल ले ले, केस 1 का एग्जांपल, केस 2 का एग्जांपल और केस 3 का एग्जांपल, फिर आगे बढ़ें। केस 1 के एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं H2 gaseous plus Cl2 gaseous undergoes equilibrium to form 2 HCl gases। सो इस केस में Kc का जो वैल्यू होगा बच्चों वो होगा 4 × 10⁻31। सो इन दिस केस Kc विल बी 4 × 10⁻31 का वैल्यू होगा। ठीक है, अब दूसरा, ठीक है, तो यहाँ हमको दिख रहा है Kc काफी बड़ा है एंड दैट्स व्हाई इस केस में हमारा प्रोडक्ट का क्वांटिटी काफी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो इस केस में प्रोडक्ट का क्वांटिटी काफी ज्यादा होगा बच्चों इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट, ये समझ के रखेंगे ना। दूसरा केस हम लोग देखते हैं सेकंड, इसका एक और एग्जांपल चाहिए तो लिख सकते हैं, एक और एग्जांपल चाहिए तो आप लिख सकते हैं H2 gaseous plus Br2 gaseous undergoes equilibrium to form HBr gases। एंड इस केस में भी Kc का वैल्यू क्या होगा? 5.4 × 10⁻18, 5.4 × 10⁻18 होगा। ठीक है,
सो 5.4 इंटू 10⁻18 Kc का वैल्यू आप देखेंगे। नाउ नेक्स्ट केस देखते हैं, अगला कहानी। अगला जो कहानी है उसमें हम लोग केस 2 का एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं, जहाँ पे Kc काफी छोटा है, Kc का वैल्यू काफी छोटा है। सो Kc का वैल्यू काफी छोटा है तो N2 गैसेस प्लस O2 गैसेस, जनरली ये रिएक्शन आप बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, इसलिए ये रिएक्शन आसानी से नहीं जाता। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है, बट क्या वो दोनों रिएक्ट कर जाते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है, क्या वो दोनों रिएक्ट कर जाते हैं फटाफट? नहीं, ऐसा देखने के लिए हम लोग को नहीं मिलता है बच्चों, राइट। दोनों के रिएक्ट होते हुए ऐसा देख हम लोग उतना जल्दी हम लोग को दिखता नहीं कि भाई दोनों रिएक्ट होके आपको ये बना के दे रहे हैं, राइट। सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड दैट्स व्हाई, इसी रीजन के चलते हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात। इसी रीजन के चलते यहाँ पे Kc का वैल्यू बहुत ही कम होता है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में रिएक्शन ये दोनों सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, बट हमको दिखता नहीं कि NO बन रहा हो। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, बट NO बनता है क्या जल्दी से? नहीं, NO का फॉर्मेशन जल्दी से नहीं होता है। ये चीज ध्यान में रखेंगे बच्चों, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया है, किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए, अगर यहाँ तक सबको क्लियर है सारे पॉइंट्स, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस 3 के एग्जांपल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ किसका क्वांटिटी ज्यादा होगा बच्चों, रिएक्टेंट का कि प्रोडक्ट का? टेल मी विच वन विल हैव लार्जर क्वांटिटी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट? सो यहाँ हम लोग को रिएक्टेंट का ना? क्वांटिटी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, प्रोडक्ट का नहीं, राइट। Now, if you have understood till this point, यहाँ तक अगर आप सब समझ गए अच्छी तरह से, तो now आगे केस 3 का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जहाँ पे एप्रिशिएबल क्वांटिटी में दोनों चीज प्रेजेंट रहता है। सो ये है गैस फेज डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ N2O4। N2O4 के गैसियस डिकम्पोजिशन में अगर देखें तो 2NO2 बन जाता है इसका गैसियस, और इस केस में अगर देखें तो हमारे Kc का वैल्यू क्या रहता है, तो Kc वैल्यू कम्स टू बी 4.64 इंटू 10⁻³ 4.64 इंटू 10⁻³ का वैल्यू हम लोग को यहाँ ऑब्टेन होता है Kc का, ठीक है। सो आई होप आप सबको यहाँ तक सारा पॉइंट समझ गया है, किसी को कोई डाउट नहीं, डाउट होगा तो बताइएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, केस 3 तक अगर आप सब समझ गए, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए, तो अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखना जरूरी है, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अगला चीज है प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, प्रेडिक्टिंग the direction of reaction। सर जी सर। सर पिछला स्लाइड दिखाइए ना प्लीज। उससे पिछला भी किसी को चाहिए था शायद, 2 मिनट रुक जा। उससे पीछे वाला स्लाइड किन्हीं को चाहिए था, तो उनको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आई होप लिख के हो गया होगा ये। अब नेक्स्ट स्लाइड ला लो। हाँ सर, हो गया। हो गया, थैंक्स सर। अगर ये लिख के हो गया है तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन अब प्रेडिक्ट करना है। अब हम लोग क्या प्रेडिक्ट करना है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। अब डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी को यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं QC, विच इज रिएक्शन कोशेंट। सो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। सो दिस इज रिएक्शन कोशेंट। How can you tell about Kc by just seeing the reaction, as you do not know all the values and exact concentration? तनिया सब याद करने पड़ेंगे, जितने भी रिएक्शन है दुनिया में सबके Kc याद करने पड़ेंगे। तुझे याद हो जाएगा तनिया? ओए तानिया, आपको याद हो जाएगा क्या Kc के सारे वैल्यूज? नहीं सर, तो इसीलिए तो पूछा कि कैसे हम लोग मतलब देख के कैसे बता पाएंगे कि ये किसका है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन पूछेगी, Kc का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में।
तो केसी का सिर्फ वैल्यू दिया रहेगा, रेंज बता दिया हूँ, रेंज अगर ज्यादा होगा कम होगा बस ऐसे बताना है। ये सर मतलब सिर्फ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं क्या? मुझे लगा कि कोई और भी। ऐसे टाइप के क्वेश्चन एमसीटी में आते हैं कभी कभार, सीटी में पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन। केसी का वैल्यू दिया हुआ है, बोल रहा है प्रोडक्ट का क्वांटिटी ज्यादा होगा कि रिएक्टेंट का क्वांटिटी ज्यादा होगा। अब नाम लेके पूछेगा थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, बस कोई एक प्रोडक्ट पूछेगा इसका क्वांटिटी ज्यादा होगा क्या, तो ऐसा करके पूछेगा। बट केसी पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, वो हमारे समझने के लिए। ये एप्लीकेशन वाला जो पीछे वाला पार्ट था ना, उससे जेई या नीट में तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, सीटी में पूछा हुआ एक दो बार, सीटी में पूछा हुआ है, ठीक है। लेकिन केसी का वैल्यू हम लर्न नहीं कर सकते हैं, अनलिमिटेड वैल्यूज होते हैं केसी के, सो वी कैन नॉट लर्न। ना बच्चों, एक रिएक्शन है ए प्लस बीबी forms undergoes equilibrium to form CC plus DD. Now QC क्या होता है? QC रिएक्शन कोसेंट है, और ये क्या है? concentration of C raised to power C, concentration of D raised to power D, concentration of A raised to power A and concentration of B raised to power B. Now कोई पूछेगा सर फिर KC और QC में क्या अंतर है? बोला जाए तो QC और KC समटाइम्स सेम है और मैक्सिमम टाइम डिफरेंट है। तो बच्चों आपको ये समझना है, QC में जो ये कंसंट्रेशंस हमने यूज किए हैं, दे आर नॉट एट इक्विलिब्रियम, दे कैन बी एट इक्विलिब्रियम और दे कैन नॉट बी एट इक्विलिब्रियम, दोनों हो सकते हैं। सो QC में जो कंसंट्रेशन यूज किए जाते हैं वो किसी भी पोजीशन पे हो सकते हैं। इक्विलिब्रियम जब अचीव हो गया है तो भी हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम जब अचीव नहीं हुआ है तो भी हो सकते हैं। समझ में आया मेरा बात? सो कंसंट्रेशन वाइल कैलकुलेटिंग QC, जो ये कंसंट्रेशन के वैल्यू दिए हुए हैं QC को कैलकुलेट करते समय, ये बच्चों जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम पे ही हो, ये इक्विलिब्रियम पे भी हो सकते हैं और जब इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो तो भी हो सकते हैं। आइदर केसेस में ये वैल्यूज हो सकते हैं। सो आप चीज ध्यान में रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा बात सुनिए ध्यान से। ये जो कंसंट्रेशन के वैल्यू हैं, concentration of C, concentration of A, concentration of B, and concentration of D, they can be at equilibrium or they cannot be. It's not required they must be at equilibrium. QC का कैलकुलेशन में इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं और इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन नहीं दिया हो, किसी और पोजीशन पे कंसंट्रेशन दिया हो, वो भी लिख सकते हैं। तो दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट at equilibrium or at any position. So equilibrium पे भी लिया जा सकता है और किसी और पोजीशन पे भी लिया जा सकता है बच्चों। So it can be considered at equilibrium also or it can be considered at some other positions also. तो equilibrium पे भी संभव है और हो सकता है कि वो किसी और पोजीशन पे भी हो, ये भी संभावना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है बच्चों। सो दिस वी नीड टू रिमेंबर, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो दे कैन बी एट सम अदर पोजीशंस आल्सो, किसी और पोजीशन पे भी हो सकते हैं। इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट नीडेड दैट दे शुड बी ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम। ये जरूरी नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम के ही वैल्यू हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? तो एक बच्चे ने बोला सर इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या केसी QC के इक्वल होता है जब इक्विलिब्रियम पे होगा तो? राइट, एकदम सही, आपने सही पहचाना। तो अब हम 3 केसेस लिखेंगे। केस 1, QC इक्वल्स टू KC। ऐसा कब होगा? जब वो इक्वेशन, जब वो रिलेशन इक्विलिब्रियम पे हो, जब वो रिएक्शन कहाँ पे हो? इक्विलिब्रियम पे हो। केस 2, QC ग्रेटर देन KC। अगर QC ग्रेटर देन KC है मतलब किसका क्वांटिटी ज्यादा है बच्चों की इक्विलिब्रियम के क्वांटिटी से? प्रोडक्ट का। QC बड़ा है KC से, मतलब क्या है? प्रोडक्ट ज्यादा ले लिया है, अभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है, अभी प्रोडक्ट का क्वांटिटी ज्यादा है। QC ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, क्योंकि ऊपर क्या बच्चों? ऊपर कौन है? प्रोडक्ट। QC KC के बराबर करना हो तो किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा रिएक्शन को? QC को KC के बराबर करना हो तो किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो?
बैकवर्ड। बैकवर्ड जाना पड़ेगा। पहले ये समझा क्या प्रोडक्ट ज्यादा है, क्यूसी केसी से बड़ा है, मतलब क्या? तो देखिए केसी क्या होता है, तो केसी इज कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम रेज टू द पावर सी, concentration of D at equilibrium raised to the power D, concentration of A at equilibrium raised to the power A, and concentration of B at equilibrium raised to the power B, right? अब मैं बोल रहा हूं QC KC से बड़ा है, QC KC से तभी बड़ा हो सकता है जब ये वैल्यू बड़ा हो जाए। और अगर मुझे इक्विलिब्रियम अटेन करना है, मुझे क्या करना है, इक्विलिब्रियम अटेन करने की चाह है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो रिएक्शन विल मूव इन, अरे बोलो बोलो बोलो, बैकवर्ड डायरेक्शन। एक पूरा बैकवर्ड भी नहीं बोला, सिर्फ बैक बोल के छोड़ दिया है, छोड़ लोग सब यहाँ भरे हुए। QC लेस देन केसी में क्या होगा भाई, रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन व्हाट, इक्विलिब्रियम। रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन, आलू बैगन क्या, टू अटेन इक्विलिब्रियम, वही हुआ ना, टू अटेन इक्विलिब्रियम। आलू बैगन बोलो या इक्विलिब्रियम बोलो, बात तो सेम ही है ना। तुम समझते नहीं हो, प्रॉब्लम तुम्हारा है सुजल द्विवेदी, है भावना बराबर से, गलती मेरी है, समझे? गलत तो तुम ही हो ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलो आज क्या बात, आज ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आज इंटीग्रेटेड के काफी ज्यादा बच्चे आ गए, क्या बात है, मतलब आज सूरज किधर से उगा है? रेगुलर में कौन कौन गायब है? मानसी देखो, जैसे ही बोला तो 2 बच्चे छोड़ के चले गए। ये तो उन लोगों ने क्या शपथ लिया हुआ है क्या? हम शपथ ग्रहण समारोह में पार्टिसिपेट किए हैं और हमने शपथ लिया है कि हम लोग 2-3 बच्चे तो नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए। सुरेश चौधरी कुछ तो बोलना चाह रहा है, बोल रहा सर इतना सड़ा हुआ जोक मत मारो, हम लोग को कुछ बताओ, क्या जानना चाहते हो? नहीं सर, वो फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन का नहीं समझा सर। अरे तुमको नहीं समझता है तो हमको बोलो ना, हम तुमको चमत्कारी दवाई। सर मैंने मैसेज सेंड किया आपको। मैसेज का रूल तुमको पता है ना, रूल क्या है कि मैसेज नहीं डालना चाहिए, मैसेज डालना गलत बात है। आपके पास भगवान ने माइक दिया है, अच्छा बोलने का कला दिया है, बोलिए, तो क्या मैसेज सेंड करते रहते हैं, कौन देखेगा? अच्छा बताइए, आपको केसी के पास जाना है तो आप कैसे जाएंगे? फॉरवर्ड, क्योंकि केसी को तो घटा नहीं सकते, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो फॉरवर्ड जाएंगे। समझ में आया? अब देखिए हाँ दूसरा देखिए, अभी थोड़ा डायग्राम इससे अच्छा नहीं बन रहा है, थोड़ा सुंदर बनाते हैं अच्छा वाला। थोड़ा सजावटी सामान के साथ, लाल कलर। अब बताइए, QC ये है और KC ये है, आपको कहीं जाने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आप किस पे हैं? इक्विलिब्रियम पे बैठे हुए हैं, राइट? सो यू आर एट इक्विलिब्रियम ना। अब QC बड़ा है QC बड़ा है और KC छोटा है, तो आपको कैसे मूव करना पड़ेगा बच्चों? हाउ यू विल मूव? यू विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं? अरे समझा कि नहीं समझा? देखो समझा सर। चैट बॉक्स पे लिख रहा है, पूछ यहाँ रहा हूँ और लिख रहा है वो चैट बॉक्स पे, ठीक है? तो इससे हमको ये समझ में आएगा। अब थर्ड क्या रिलेशन है? कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इक्विलिब्रियम
प्रेशर और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अगर इक्विलिब्रियम का वैल्यू दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हुआ है और ऑलरेडी आपको उसके बारे में ज्ञान दे चुका हूँ। तो अब आगे बढ़े अगले पॉइंट की ओर। यहाँ कोई कष्ट है किसी को तो बताइएगा, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं, कुछ कुछ समझते रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर हाँ बच्चे सर। हाँ सर। थोड़ा हाँ हाँ बोलते रहो, अच्छा रहता है जीवन में। चलिए यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो है इक्विलिब्रियम का गिब्स फ्री एनर्जी के साथ। गिब्स फ्री एनर्जी के साथ इक्विलिब्रियम का रिलेशन है। अब ठीक है, वो भी रिलेशन डिस्कस कर ही लेते हैं, क्यों छोड़े उसको, है ना। वैसे हमारे बुक में नहीं दिया है, स्टेट बोर्ड के बुक में, तो छोड़ दे क्या, ज़्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं तो छोड़ देते हैं। वैसे रिलेशन सिर्फ बता के छोड़ देता हूँ, स्टेट बोर्ड की बुक में अभी नहीं है, 12th स्टैंडर्ड में दिया उन्होंने। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉन क्यू सी, ये रिलेशन है ना। और ये फ्यूचर में देखेंगे कि अगर ये इक्विलिब्रियम पे आ जाए, है ना, तो ये डेल्टा जी जीरो हो जाता है एट इक्विलिब्रियम। तो इसको सिर्फ तत्काल के लिए लिख के रखिए, फ्यूचर में देखेंगे किस हेडिंग के तहत, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड के सी, रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर वो गिब्स है क्या? हाँ, क्या लिख दिया मैंने, GIBBS, गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जो होता है बच्चों, वो 0 के बराबर होता है। डेल्टा जी क्या होता है, किसी मैंने सवेरे बताया ना, क्या होता है डेल्टा जी, बताओ सुजल द्विवेदी। वो एनर्जी जो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। लेकिन वो एनर्जी अगर 0 हो जाए तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि जितना एनर्जी यूटिलाइज कर सकते थे सारा यूटिलाइज कर लिया, तो कहाँ आ जाओगे तुम, अरे कहाँ आ जाओगे, इक्विलिब्रियम पे। ठीक है। सो वो हो गया इक्विलिब्रियम पे। नाउ एंड दैट्स व्हाई वी कैन से डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू आर टी लॉन क्यू सी की के सी। अरे इक्विलिब्रियम पे क्यू सी क्या होता है, के सी हो जाता है, पता है कि नहीं। हाँ सर। तो एट इक्विलिब्रियम क्यू सी इज इक्वल्स टू के सी, तो ये रिलेशन मिल गया। नाउ डेल्टा जी नॉट अगर निगेटिव होगा, तो एक टेबल बना देते हैं, सुंदर सा टेबल। रुक जाए एक मिनट, क्या कर रहा हूं मैं, टेबल बनाते पहले, टेबल। सर वो जो पहले लिखा है वो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट लिखा है क्या? ये डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉन क्यू सी, ये रिलेशन है। अच्छा। ये भी थर्मोडायनेमिक्स में इसका प्रूफ है, ठीक है, बट हमको नहीं है, मतलब स्टेट बोर्ड सर के वो सिलेबस में डेल्टा नहीं जी है। नॉट है ना सर? डेल्टा जी नॉट डेल्टा प्लस जी नॉट आर टी। क्या है, डेल्टा जी नॉट क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक बच्चे ने पूछा डेल्टा जी नॉट क्या है, तो डेल्टा जी नॉट जो है वो है गिव्स फ्री एनर्जी at standard temperature and pressure, at standard temperature and pressure। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, डेल्टा जी नॉट। ओके, सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर टी लॉन के सी। ओके, सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर तुमको पता ही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है, वो बताने की आवश्यकता है क्या, नहीं ना, अरे पता है ना, नहीं सर, पता है। पता है। तुम लोग समझदार हो, ये मानना पड़ेगा, सुजल द्विवेदी स्पेशली। चलिए, तो अब पता है आपको यहाँ तक, तो अब टेबल बना लेते हैं एक सुंदर सा। हम्म, 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 हम्म।
ना सुजल, ध्यान देना। तो ये टेबल में है डेल्टा जी नॉट के सी, और रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो रिएक्शन के बारे में। तो डेल्टा जी नॉट अगर निगेटिव है तो के सी मैं बोल सकता हूँ क्या पॉजिटिव होगा, हाँ? कि बेटर मैं ऐसा बोलूं के सी ग्रेटर देन 1 होगा, क्या बोलूं आपको? नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है ना, बोलो बोलो नहीं नहीं समझ सर, रहा है, नहीं समझ रहा है। नहीं समझ रहा है। तो डेल्टा जी नॉट मान लो 0 है, डेल्टा जी नॉट क्या मान लो 0 है, मान 0 सकते हो ना? तो माइनस आर टी लॉन के सी भी क्या हो जाएगा, 0। 0। तो लॉन के सी क्या हो जाएगा, 0। हाँ के सी क्या हो जाएगा 1। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर, तो ऐसा कब होता है जब डेल्टा जी नॉट 0 हो जाए? हाँ, और जब वो नेगेटिव रहेगा तो हाँ जब उल्टा। इक्विलिब्रियम पे रहेगा, जब 0। हाँ, तब इक्विलिब्रियम पे रहेगा तो वैसा हो जाएगा। तो हमारा के सी ग्रेटर देन 1 है, तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो के सी क्या होगा, लेस देन 1 होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड जब ये 0 हो जाए तो के सी क्या होगा, 1 होगा। के सी क्या होगा, 1 होगा, राइट ना? व्हाट विल बी के सी, 1 होगा। It will be 1, and in that case reaction कैसा होगा, spontaneous होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, वो सोचना है। उस केस में जब डेल्टा जी नॉट 0 हो जाए तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा, हल्के से पुश से वो मूव करने लगेगा, अपोज किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, तो रिलेशन याद रहेगा। अरे समझा कि नहीं समझा? समझा सर। थोड़ा समझा समझा से बोलते रहेंगे तो अच्छा लगता है दूसरों को भी। हाँ, हम आपको अच्छा लगाने के लिए 5-5 बार पूछते हैं, आप अच्छा लगाने के लिए कुछ नहीं करते हैं। अब एक पॉइंट रह गया, ली चार्टलेस प्रिंसिपल, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ली चार्टलेस प्रिंसिपल। तो वो बच्चों हम लोग कब देखेंगे, उदया। ठीक है, आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे। सर हाँ सर इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 था ना? हाँ, डेल्टा जी नॉट भी 0 हो गया जब स्टैंडर्ड कंडीशन, जो हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन का पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पे आ गया तब। ओके मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो तो डेल्टा जी नॉट 0 हो जाता है। ओके सर, समझा, थैंक यू। और किसी को कोई कष्ट? आज आपका अटेंडेंस देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बच्चों को बुलाइए, उन लोगों को बोलिए भाई आओ, अच्छा चीज सिखाते हैं, टाइम पास नहीं करते हैं। अगर थोड़ा वो टाइम पास करते भी हैं तो आप ही के लिए करते हैं, सो दैट अच्छा लगता रहे आपको। इसलिए बाकी बच्चों को भी थोड़ा डंडे मार मार के बुलाइए प्लीज। सर टेस्ट के लिए जितना सिखाया है सब है, यस सब है, और ज्यादा थ्योरेटिकल ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स कम है, 1-2 न्यूमेरिकल आएंगे वो भी चिंदी चिंदी, थ्योरी ज्यादा है। सिर्फ ली चार्टलेस प्रिंसिपल आपका रह गया है तो वो नहीं आएगा। ठीक है, तो एक ही टॉपिक रह गया, ली चार्टलेस प्रिंसिपल, जो बेसिकली हम लोग को फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम के पॉइंट को बताता है। बाकी सारा कहानी आप सबको सिखा दिया हूं। 3 लेक्चर लगेगा, एक लेक्चर ली चार्टलेस प्रिंसिपल सिखाने में, एक लेक्चर PYQs करने में, और एक लेक्चर हमारा एक्सरसाइज सॉल्व करने में। तो 3 लेक्चर की कहानी अभी भी बाकी है, तो 3 लेक्चर तो अभी लगेंगे। उसके बाद का कहानी हम लोग देखेंगे, उसके क्या बचता है वो बाकी कहानी हम लोग कल देखेंगे। कल मतलब मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। और टेस्ट कब होगा उसका आपको शाम तक मिलेगा जायजा, आप लोग अपना तैयारी कीजिए। 99% केमिस्ट्री का टेस्ट संडे को, ठीक है, 1% सैटरडे को हो सकता है, इसलिए प्रिपरेशन करते रहिए। ये मत सोचिएगा कि भाई सैटरडे को हो नहीं सकता, हो सकता है, इसलिए प्रिपरेशन चालू रखिए। प्रिपरेशन चालू रखना बहुत ही बहुत ही बहुत ही नीडफुल है, जरूरी, ठीक है। चलिए अभी की यहीं समाप्त करेंगे, हम कल दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, और दूसरों को बोलिए आने के लिए। आप बोलते हैं ना सर। हाँ बोलो।
चलो थैंक यू। बाय बाय सर। बाय एवरीवन।